हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था हमारे यूजीसी नेट कॉमर्स के 17 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट वाले क्वेश्चन पेपर को। ओके, तो गाइस हम लोगों ने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग बाकी के 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हमारे ये जो है पूरे 100 क्वेश्चन जो है गाइस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। ये रहा हमारा 51 क्वेश्चन। ओके, तो गाइस 51 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा बैंकिंग के यूनिट से लिया गया, यूनिट नंबर 7 से। क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री मैन्युअली रेनफोर्सिंग पिलर्स बेसल 3 कैपिटल रेगुलेशंस आर बेस्ड। सिंपल सा गाइस, बेसल 3 के जो है 3 पिलर्स के बारे में पूछा गया कि कौन कौन से 3 पिलर्स होते हैं बेसल के। ओके, तो गाइस हम लोग बैंकिंग का जो यूनिट पढ़ते हैं उसमें हम लोग को बेसल नॉर्म्स क्लियरली एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उसमें हम लोग बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 को पढ़ते हैं। तो गाइस उसी से पूछा गया कि बेसल 3 के 3 पिलर्स कौन से हैं। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक चार्ट दिया है। बेसल 3 के जो 3 पिलर है गाइस, पिलर 1 बोलता है इनहैंस मिनिमम कैपिटल। इनहैंस मिनिमम कैपिटल की बात करता है ये। पिलर 2 बात करता है इनहैंस सुपरवाइजरी रिव्यू की बात करता है। पिलर 3 हमारा बात करता है इनहैंस रिस्क डिस्क्लोजर एंड मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन की बात करता है गाइस। तो यहां पे आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमको क्या दिया था? मिनिमम कैपिटल स्टैंडर्ड दिया था। जी हाँ, बिल्कुल, ये पिलर 1 है हमारा बेसल 3 का। सुपरवाइजरी रिव्यू ये भी हमारा पिलर 2 है। उसके बाद में क्रेडिट रिस्क, ऐसा कोई पिलर नहीं है, अभी हम लोग ने देखा। मार्केट डिसिप्लिन, हाँ जी हाँ, डी भी हमारा जो है वो 3rd पिलर है बेसल का। ओके, बेसल नॉर्म का हमारा ये भी पिलर है। मैनेजमेंट कंट्रोल और ये जो क्रेडिट रिस्क है गाइस वो हमारा बेसल नॉर्म का पिलर्स नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर होने वाला था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए, बी एंड डी ओनली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया गाइस, अगेन बैंकिंग यूनिट से पूछा गया। ये भी हमारा बेसल नॉर्म्स के ऊपर ही बेस्ड है। पूछता है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो द बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू टेक इनटू कंसिडरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। गाइस बैंक्स के 3 तरीके के रिस्क होते हैं। एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है ऑपरेशन रिस्क और एक होता है क्रेडिट रिस्क। तो गाइस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो बैंक ने बोला है हमको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने के लिए, तो उस रेशियो को कैलकुलेट करने के टाइम पे हमको 3 रिस्क को जो है वो कंसीडर करना पड़ता है। ओके, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कॉलम में बताया रिस्क कंसीडर इन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। मेजर रिस्क होते हैं हमारे, होते हैं क्रेडिट रिस्क होता है, उसको हमको कंसीडर करना होता है, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में वही पूछा गया कि इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो बैंक ने हमको कौन कौन से रिस्क जो है वो कंसीडर करने को बोला है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन हमारे राइट थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। तो यहाँ पे इसका आंसर हो रहा था ए, बी, सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है गाइस, ये क्वेश्चन लिया गया हमारा यूनिट नंबर 8 से, मार्केटिंग से क्वेश्चन लिया गया। पूछा है विच टाइप ऑफ रिटेलर्स इन्वॉल्व्स इन कंपैरेटिवली लो प्राइसेस एज अ मेजर सेलिंग पॉइंट कंबाइंड विद द रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। आसान सा सवाल पूछता है कि एक ऐसा रिटेलर जो अपने गुड्स को कैसा बेचता है, रिलेटिवली लो प्राइस में, यानी कि कंपैरेटिवली लो प्राइस में जो है वो बेचता है। तो गाइज हम जब भी प्राइस से कम में बेचते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट। ओके, तो यहाँ पे इसका आंसर था हमारा डिस्काउंट रिटेलर। ओके, कोई बच्चे लोगों ने करके आ गया कैटेगरी किलर स्टोर, जबकि उनको पता नहीं था कि ये होता क्या है, लेकिन उनको लगा कि शायद होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे बोल रहा है कि कंपैरेटिवली लो प्राइस में वो जो गुड्स को बेच रहा है, तो ऐसे रिटेलर को हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिटेलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 था गाइस हमारा स्टैटिस्टिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। क्या पूछता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स इन फोरकास्टिंग। गाइस जब भी हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग में हो, चाहे वो हमारे मैनेजमेंट में हो, फोरकास्टिंग का मतलब क्या होता है? एडवांस में किसी चीज के बारे में पहले से सोच के रखना, फोरकास्ट करना उस चीज को। तो जब गाइस हम लोग फोरकास्टिंग करते हैं तो उसमें हमको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दी गई हमको। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स प्रॉब्लम्स इन फोरकास्टिंग बताना था हमको। ए था एस्टिमेट्स बिकम मोर रिलायबल द फर्दर यू फोरकास्ट इनटू द फ्यूचर। बोलता है कि एस्टिमेट जो है वो रिलायबल होता है फोरकास्ट करने से। तो यहाँ ये तो बेनिफिट हुआ, ये प्रॉब्लम कैसा हुआ? ये तो रिलायबलनेस की बात कर रहा है, तो ये तो हमारा होगा नहीं। स्पेसिफिकेशन एरर, जी एरर यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेसिफिकेशन एरर। एरर मतलब एक गलती होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ये आएगा हमारा। साइक्लिकल वेरिएशन, वेरिएशन यानी कि चेंजेस, तो चेंजेस से भी हमको प्रॉब्लम होती है, तो ये भी हमारा एक एरर होगा, प्रॉब्लम होगा फोरकास्टिंग से रिलेटेड। तो ये बी और सी हमारे जो प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बी एंड सी ओनली। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 अगेन स्टैटिस्टिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। बोलता है गाइस गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय।
गाइस स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म है गुडनेस ऑफ फिट, उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन से टेस्ट को यूज करते हैं, बेसिक सा ये क्वेश्चन पूछा गया। तो गाइस हम लोग को सभी को पता है कि काई स्क्वायर टेस्ट को हम लोग बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिटनेस टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। ओके, तो मैंने यहां पे नीचे लिखा काई स्क्वायर टेस्ट इज यूज्ड फॉर गुडनेस ऑफ फिट इन स्टैटिस्टिक्स। ओके, आसान सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 गाइस पूछा गया हमारा टेक्स्ट के यूनिट से, और अगेन ये गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाया लोग ने, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया है। ये वाला पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, ऑप्शन भी सेम थे। क्या पूछा गया यहाँ पे, कुछ टीडीएस फॉर्म्स बताए गए हमको और हमको उनको मैच करना था कि वो सैलरी पेमेंट के लिए यूज होते हैं, कौन से नॉन सैलरी के लिए यूज होते हैं, कौन से रेंट के लिए यूज होते हैं। ओके, तो यहाँ पे बताना था विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट टीडीएस सर्टिफिकेट। गाइस यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए थे, हमको बताना था कौन से 2 पॉइंट जो है वो सही मैच किए हुए हैं। ओके, सबसे पहला गाइस हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ बताया आपके लिए कि टीडीएस फॉर्म जो 16 होता है हमारा वो बेसिकली सैलरी पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। 16A हमारा यूज किया जाता है नॉन सैलरी पेमेंट के लिए। देन 16B जो बी वाला है गाइस हम लोग वो यूज करते हैं एनी सेल ऑफ प्रॉपर्टी और एसेट्स की बात होगी, प्रॉपर्टी की बात होगी तो हम लोग फॉर्म 16B यूज करते हैं। रेंट के लिए गाइस हम लोग 16C यूज करते हैं। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं हमको क्या क्वेश्चन दिया हुआ था। तो टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट फॉर्म 16 लगेगा, जी हाँ बिल्कुल लगेगा, अभी हम लोग ने देखा। टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट 16A लगेगा फॉर्म, जी हाँ बिल्कुल लगेगा। टीडीएस ऑन रेंट फॉर्म 16B, क्या रेंट के लिए 16B लगेगा? सर अभी तो आपने बताया रेंट के लिए तो हमारा 16C लगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे 16C जो वाला जो फॉर्म है गाइस वो हमारा रेंट के लिए लगता है, जबकि बी वाला हमारा एसेट और प्रॉपर्टी के लिए लगता है। ओके, तो यहाँ पे जो आगे पीछे मैच कर दिया लोगों ने रेंट और प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी वाले को सी से मैच कर दिया है और रेंट वाले को बी से मैच कर दिया है। तो हमारा सही यहाँ पे ए और बी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इस करेक्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 दिया गया गाइस, इंटरनेशनल बिजनेस से लिया गया। क्या पूछता है, उपासला मॉडल फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन इज नॉट वैलिड फॉर। थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया लोगों ने। क्या पूछता है गाइस, एक उपासला मॉडल करके इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग पढ़ते हैं, वो जो इंटरनेशनलाइजेशन की बात करता है उपासला मॉडल, वो कौन से फर्म्स के लिए वैलिड नहीं है। ओके, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड नहीं है हमको ये बताना था। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कुछ बताया। उपासला मॉडल एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द बिजनेस। उपासला मॉडल बेसिकली एक कंपनी एक बिजनेस कैसा इंटरनेशनलाइजेशन करता है अपने बिजनेस का, यानी कि लोकल मार्केट से इंटरनेशनल में कैसे शिफ्ट होता है, ये प्रोसेस बताता है उपासला मॉडल हमारा। ओके, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री बिजनेस एंड ट्रेडिंग फर्म। ये जो उपासना मॉडल है हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे भी एप्लीकेबल है, प्रोडक्शन पे भी एप्लीकेबल है, देन एग्री बिजनेस ट्रेडिंग फर्म के लिए एप्लीकेबल होता है, बट नॉट एप्लीकेबल टू सर्विस इंडस्ट्रीज। लेकिन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ पे वही बताना था हमको कि उपासना मॉडल जो है वो किस पे वैलिड नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, एग्री बिजनेस एंटरप्राइज, ट्रेडिंग एंटरप्राइज। तो आसान सा था गाइस, यहाँ पे जो है वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इसका क्लियरली आंसर बन रहा था। लेकिन अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है गाइस बहुत ज्यादा डीप में इन लोगों ने पूछ लिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा इंटरनेशनल बिजनेस से लिया गया है। आसान सा क्वेश्चन था गाइस, बोलता है ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज कमिटेड टू रिमूव ऑल द बैरियर्स टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी इज कॉल्ड। गाइस यहां पे बताया गया कुछ कंट्री क्या करती है, अपनी ग्रुप बना लेती है और वो ग्रुप बना के क्या करते हैं, आपस में ट्रेडिंग करते हैं और आपस में जो है वो टैरिफ बैरियर्स को रिमूव कर देते हैं, यानी कि फ्रीली ट्रेड करते हैं। ओके, लेकिन अगर वो किसी बाहर के ग्रुप्स के मेंबर से ट्रेडिंग करते हैं तो वो अपनी एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को यूज करते हैं, इंडिपेंडेंट, यानी कि वो अपनी खुद की एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी को यूज करते हैं। तो ये गाइस किसकी बात कर रहा है, फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन। तो गाइस यहां पे मैंने आपको बता दिया, ये जो क्वेश्चन लिया गया हमारा इकोनॉमिक रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से लिया गया है। फ्री ट्रेड एरिया में हम लोग गाइस क्या करते हैं, फ्रीली ट्रेड करते हैं और हम लोग यूज करते हैं इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल टैरिफ यूज करते हैं हम। और कस्टम यूनियन में गाइस फ्री ट्रेड होता है प्लस कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ होता है, यानी कि जो ग्रुप्स वाले लोग होते हैं गाइस वो इंडिपेंडेंट ट्रेड पॉलिसी यूज नहीं करते, वो लोग कॉमन पॉलिसी यूज करते हैं कस्टम यूनियन में। तो गाइस आप क्लियरली देख सकते हो कि फ्री ट्रेड एरिया जो हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल टैरिफ यूज करते हैं। तो यहां पे वही पूछा गया था कि ग्रुपिंग ऑफ कंट्री कमिटेड टू रिमूव ऑल द बैरियर टू द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन देमसेल्फ एंड ऑल्सो परस्यू इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी। तो इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्या होती है गाइस, फ्री ट्रेड एरिया में होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट था। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा मैनेजमेंट एंड एचआरएम के यूनिट से लिया गया है।
गाइज यहाँ पे एक साइड में हम लोगों को कुछ ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स बताएगी, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, और यहाँ पे उसके कुछ फीचर्स बताएंगे। तो गाइज सबसे आसान हम लोग क्या मैच कर सकते थे, ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। फ्री फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन से मैच कर रहा था, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ था स्टेटस फ्री एंड हायरार्की फ्री ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्री से आप फ्री को मैच कर सकते थे। और गाइज ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे मिल रहा है हमारा थर्ड से, तो ऑप्शन नंबर सी का थर्ड गाइज ऑप्शन नंबर 3 में ही देके रखा हुआ है, यानी कि एक ऑप्शन से हमको सारा आंसर मिल गया। ओके, एक और देख लेता है हम लोग, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किससे मैच करेगा, डिजिटल और .com ऑर्गेनाइजेशन। डिजिटल की बात होगी तो हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं, ऑनलाइन की बात करते हैं। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन गाइस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होती है, इससे क्या मैच करेगा, हमारा मैच करेगा इससे सुइटेबल व्हेन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट। जब बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, तो हम लोग मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को बात करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 60 है गाइज, वो इंटरनेशनल यूनिट के यूनिट से लिया गया है। बोलता है सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग सीएसआर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेंडिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। सीएसआर एक्टिविटी बेसिकली क्या होती है गाइस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कंपनीज की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने इनकम में से, अपने टोटल टर्नओवर में से कुछ पैसा निकाले सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ काम करे, कुछ एक्टिविटी करे, ताकि जो है उससे सोसाइटी का भला हो। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं सीएसआर एक्टिविटी बोलते हैं गाइस। तो किस कंपनी के लिए सीएसआर एक्टिविटी करना कंपलसरी होता है, हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट में बताया है उसके लिए कुछ कंडीशंस, कि अगर आपकी इनकम, आपकी जो टोटल टर्नओवर है इससे एक्सीड कर जाएगी, तब आपको जो है वो सीएसआर एक्टिविटी करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हो सेक्शन 135 में इसके बारे में बताया गया है। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बोलता है, सबसे पहले हम लोग को चेक करना है नेट वर्थ ऑफ इंडियन रुपीज 500 करोड़ और मोर। यानी कि अगर हमारा जो टोटल नेट वर्थ है एक साल का, अगर वो हमारा 500 करोड़ का होता है या उससे ज्यादा होता है, तो हमको यहाँ पे सीएसआर एक्टिविटी करवाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इसके बारे में बताया गया टर्नओवर ऑफ इंडियन रुपीज 1000 करोड़ और मोर। जब हमारा टोटल टर्नओवर जो है गाइस वो 1000 या 1000 से ऊपर चला जाएगा, तब हमको सीएसआर एक्टिविटी करवाना पड़ेगा। लास्ट में यहाँ पे लाइन बताई गई, या तो हमारी जो नेट प्रॉफिट है गाइस वो अगर 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा होगी, तब हमको सीएसआर एक्टिविटी करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 3-4 पॉइंट दे दिया गया, आपको बोला कि एक्ट में कैसे बताया उसको अरेंज करो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे बात की गई थी 500 करोड़ की, तो सबसे पहले आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद में गाइस 1000 करोड़ की बात की गई है, तो यहाँ पे आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए डी। उसके बाद 5 करोड़ के नेट प्रॉफिट की बात की गई है, तो यहाँ पे हमारा आएगा ए डी। उसके बाद में आएगा हमारा सी, तो ए डी सी हमारा मैच कर रहा था ऑप्शन नंबर 3 में, ए डी सी, फिर बी एंड ई आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 गाइस, बहुत आसान सा क्वेश्चन लिया गया अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से। कुछ आपको इक्वेशन दी गई 3-4 और आपको बताना था इसमें से करेक्ट कौन सी है। ओके, तो गाइस यहाँ पे बेसिकली ये लोग ओपनिंग कैपिटल का इक्वेशन हम लोग से पूछ रहे हैं, बट एक्चुअली में ये बेसिकली ये प्रॉफिट का इक्वेशन है, उसको लोगों ने ओपनिंग कैपिटल में कन्वर्ट किया है। तो गाइस अगर आपको प्रॉफिट वाला इक्वेशन याद था तो आप इसको इजीली कर सकते थे। प्रॉफिट वाला इक्वेशन क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल लेस ओपनिंग कैपिटल। तो गाइज अगर मैं प्रॉफिट को इक्वल के वो साइड भेज दूं तो प्रॉफिट माइनस में हो जाएगा, और ओपनिंग कैपिटल को मेरे को इक्वेशन निकालना है तो मेरे को ओपनिंग कैपिटल को लेफ्ट साइड में लेके आना पड़ेगा। ओके, तो मैं ओपनिंग कैपिटल को लेफ्ट साइड में लेकर आ गया, और बाकी का सब सेम रहेगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल। प्रॉफिट इक्वल के वो साइड चले गया तो यहाँ पे माइनस में प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गाइज इक्वेशन हम लोग को देखने को मिली ऑप्शन नंबर 3 में, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल ड्रॉइंग लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे आपको ऐसा कन्वर्ट करके चेक करना था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 62 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया गाइज, मैनेजमेंट एंड एचआरएम के यूनिट से लिया गया। गाइज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई, इसको हम लोग स्पैन ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं। बेसिकली ये होता ये है कि एक मैनेजर एक टाइम में कितने ज्यादा एम्प्लॉय को इफेक्टिवली मैनेज करता है, एफिशिएंटली मैनेज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजमेंट को, बहुत सारे एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए गाइज कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे। मैनेजमेंट जो मैनेजर है गाइज वो फुल ट्रेन होना चाहिए, मैनेजर की जो कैपेसिटी होना चाहिए एम्प्लॉय को मैनेज करने के लिए, और अगेन गाइज जो एम्प्लॉयज होते हैं वो भी जो है वो फुल ट्रेन होना चाहिए, तभी तो वो अच्छे से काम करेंगे, तभी उनको मैनेजर जो है अच्छे से मैनेज कर पाएगा। ओके, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्पैन ऑफ कंट्रोल या स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमको वही बताना था कि कौन कौन से फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं हमारे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारे पॉइंट बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर होते हैं, कैपेसिटी, क्वालिटी ऑफ मैनेजर, कैपेसिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, ट्रेनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर, नेचर ऑफ द वर्क। तो ये सारे जो फैक्टर है गाइस वो सारे हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे हमको पूछा था कि कौन कौन से फैक्टर है, तो मैनेजर ट्रेनिंग हमारा अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। मैनेजर्स पर्सनल क्वालिटी, जी हाँ, मैनेजर की क्वालिटी भी हमको अफेक्ट करेगी। देन सबऑर्डिनेट्स ट्रेनिंग, ये कॉलम में आप देख सकते हो सबऑर्डिनेट्स ट्रेनिंग भी दिया हुआ है पॉइंट, तो ये भी हमको अफेक्ट करेगा। लेकिन जो लास्ट पॉइंट था गाइस ट्रेड यूनियन, ये कोई हमारा फैक्टर नहीं है जो हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को अफेक्ट करता है। ओके, तो यहां पे सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1, 2 एंड 3 हमारे जो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। आगे
क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया, मार्केटिंग से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है अ मार्केटर नीड्स टू बी अवेयर ऑफ द क्राइटेरिया बाय विच द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर सेगमेंटेशन प्रोसीजर कैन बी असेस्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएटिंग द रिजल्टिंग मार्केट सेगमेंट। गाइस बेसिकली मार्केटिंग में हम लोग कस्टमर को टारगेट करने के लिए अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं और अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से गाइस हम लोग कस्टमर को टारगेट करते हैं। तो गाइस वो जो हम लोग सेगमेंट बनाते हैं तो हम लोग कौन कौन से क्राइटेरिया के बेस पे सेगमेंट बनाते हैं, हमको बेसिकली ये पूछा था। तो गाइस पेरिशेबिलिटी कोई क्राइटेरिया नहीं होता जिसके हिसाब से हम लोग सेगमेंट को जो डिवाइड करते हैं, जबकि साइज ऑफ द रिजल्टिंग सेगमेंट ये हम लोग चेक करते हैं, साइज के हिसाब से हम लोग करते हैं। मेजरेबिलिटी देखते हैं हम लोग, एक्सेसिबिलिटी चेक करते हैं, लेकिन हम लोग पेरिशेबिलिटी कोई भी चेक नहीं करते। ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 लिया गया हमारा इनकम टैक्स से, आसान सा क्वेश्चन था गाइस, बिलेटेड रिटर्न के बारे में पूछा गया। गाइस जब हमारा इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल का डेट निकल जाता है उसके बाद में हमारा जो रिटर्न है उसको हम लोग बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न। ओके, तो बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139 में बताया गया है। तो बिलेटेड रिटर्न बेसिकली होता क्या, हमको यहाँ पे वो पूछा था कि हम उसको कब तक जो है वो फाइल कर सकते हैं, हमको ये बताना था। तो गाइस इसका सही ऑप्शन था हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर और बिफोर द असेसमेंट इज कंप्लीट विच एवर इज अर्लियर। यानी कि गाइस अब तो गाइस इनकम टैक्स फाइल करने की हमारी जो डेट है वो निकल गई, अब हमको कब तक जो है वो हमारे लेट रिटर्न को जो है फाइल करना है। तो यहाँ पे 2 डेट होती है, एक होता है असेसमेंट ईयर के एंड होने के दिन पर या तो असेसमेंट ईयर के कंप्लीट होने से पहले। तो ये दो जो कंडीशन थी गाइस हमको वो याद रखना था कि बिलेटेड रिटर्न मस्ट बी फाइल ऑन और बिफोर द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर जब एंड हो रहा है तभी फाइल कर दो या तो उससे पहले ही, उसके कंप्लीट होने से पहले फाइल कर दो। ओके, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन गाइस हमारा अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से लिया गया है। आसान सा क्वेश्चन, बेसिकली ये ऑडिटिंग के चैप्टर से लोगों ने उठाया है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू वाउचिंग ऑफ सेल्स। जब हम लोग सेल्स की वाउचिंग करते हैं गाइस तब हम लोग कौन कौन से जो है चीजों को जो है वो कंसिडर करते हैं। तो डिस्पैच ऑफ गुड्स, जी हम लोग डिस्पैचिंग को चेक करते हैं। सेल्स बुक को हम लोग चेक करेंगे, उसी में तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कि हम लोग हमारा सेल्स कितना हुआ है। डायरेक्ट नोट्स, क्रेडिट नोट, ये कोई हमारा जो है गाइस हम लोग चेक नहीं करते वाउचिंग ऑफ सेल्स के टाइम पे। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन था ए और बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 उठाया लोग ने मार्केटिंग से, आसान सा क्वेश्चन गाइस। इन अ पेनेट्रेशन प्राइसिंग बिजनेस फर्म सीक्स टू एक्सेस डीपेस्ट मार्केट पेनेट्रेशन बाय कीपिंग प्राइसेस। आसान सा सवाल गाइस, बोलता है कि पेनिट्रेशन प्राइसिंग में हम लोग प्राइसेस को कैसे सेट करते हैं, हाई रखते हैं, लो रखते हैं, कैसे रखते हैं हम लोग। तो गाइस आप सभी को पता है कि जो स्कीमिंग प्राइसिंग होता है उसमें हम लोग प्राइस को ज्यादा रखते हैं, हाई रखते हैं, और पेनिट्रेशन में हम लोग प्राइस को लो रखते हैं। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लो इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 हमारा अगेन मार्केटिंग से लिया गया है। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिटेल एनालिटिक एप्लीकेशन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ सर्च टेक्निक्स टू गेन इनसाइट्स इनटू द कस्टमर बाइंग पैटर्न। बोलता है गाइस कि कस्टमर्स के बाइंग पैटर्न को जानने के लिए जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं, जो एप्लीकेशन यूज करते हैं, उसका नाम बताना था हमको। ओके, तो क्या क्या होते हैं, फैक्टर एनालिसिस ये बिल्कुल नहीं होता, रेग्रेशन एनालिसिस ये भी नहीं होता, हमको बस यहाँ पे कस्टमर के बाइंग पैटर्न की नॉलेज चाहिए। तो फैक्टर एनालिसिस, रेग्रेशन एनालिसिस ये तो बात की बात है। सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं हमारा ऑप्शन नंबर सी, डाटा माइनिंग, इसका सही आंसर है। डाटा माइनिंग का मतलब क्या होता है, इस कंपनी के बाद में कस्टमर का बहुत सारा डेटा होता है, उस डेटा में से गाइस यूजफुल डेटा को जो है कंपनी क्या करती है, चेक करती है, उसको एनालाइज करती है, उसको हम लोग बोलते हैं डाटा माइनिंग। ओके, ये डाटा माइनिंग किया जाता है कस्टमर के बाइंग पैटर्न को जानने के लिए, कस्टमर को टारगेट करने के लिए। ओके, डाटा स्क्रैपिंग, डाटा क्लोनिंग ये कोई हमारा पॉइंट सही नहीं है। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ओके, मैंने यहां पे कुछ लिखा गाइस, डाटा माइनिंग मींस extracting useful data from the large data in order to know the buying behavior of the customer and to target the customer। यहाँ पे मतलब वही होता है कि बहुत सारे डेटा में से यूजफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, और ये हम लोग यूज करते हैं कस्टमर के बाइंग पैटर्न को जानने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 68 स्टैटिस्टिक्स से लिया गया क्वेश्चन है गाइस। सिंपल सा यहाँ पे कुछ हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के टर्म्स बताए गए, थ्योरम ऑफ एडिशन, थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बायस थ्योरम्स, यहाँ पे हमको उसके फॉर्मूले को मैच करना था। ओके, तो यहाँ पे सही इसका आंसर था गाइस हमारा ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 69, मैनेजमेंट एंड एचआरएम से लिया गया है। असर्शन क्या बोलता है, वर्कर पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ वर्कर ओनली इन सच एरिया ऑफ एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज वेयर दे कैन मेक सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। गाइस बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर को हम लोग को उसी जगह पे पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, उसी जगह पे हम लोग को उसको काम देना चाहिए जिस काम में लोग जो है वो हमको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सके, यानी कि उस काम को लोग अच्छे से कर सके, उसी सेक्शन में गाइस हम लोग को पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जो एम्प्लॉय जिस काम के लिए बेस्ट है गाइस हमको उसको वहीं पे जो है पार्टिसिपेट करवाना चाहिए। असर्शन तो राइट है।
रीजन बताता है वर्कर्स मे नॉट बी कॉम्पिटेंट इनफ टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द मैनेजरियल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटरप्राइज। रीजन बोलता है कि क्योंकि सारे वर्कर जो है वो एफिशिएंट नहीं होते, कॉम्पिटेंट नहीं होते कि सारे वो मैनेजर के काम को जो है हैंडल कर सके। यानी कि जो मैनेजर के लेवल के जो काम होते हैं सब एम्प्लॉय जो है उस काम को हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए जो उन लोगों की जो जितना टैलेंट है, जितनी क्वालिटी है गाइस, उनके हिसाब से उन लोगों को जो है काम देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे रीजन भी हमारा असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 गाइस हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स से लिया गया है। असर्शन बोलता है इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी इक्वल्स द क्वांटिटी सप्लाइड। इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की गई गाइस। इक्विलिब्रियम प्राइस हम सभी को पता है, जब हमारा डिमांड और सप्लाई जो है वो इक्वल हो जाते हैं गाइस, उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस बोलते हैं। ओके, तो ये तो सही बोल रहा है असर्शन। बी क्या रीजन क्या दिया गया है हमको गाइस? रीजन क्या दिया गया है हमको? इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन वंस डिटरमाइंड टेंड्स टू परसिस्ट इन द टाइम। बोलता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन एक बार डिसाइड हो गई, एक बार सेट हो गई, तो वो जो है वो लंबे समय के लिए जो है मार्केट में रहती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये भी बराबर बताया गया। लेकिन गाइस जो रीजन है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है हमारे असर्शन को। कैसे? क्योंकि ऊपर जो असर्शन में वो इक्विलिब्रियम प्राइस की बात हो रही है, लेकिन जो रीजन है गाइस उसमें ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। यहाँ पे सिर्फ प्राइस की बात नहीं हो रही है रीजन में, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात हो रही है। इक्विलिब्रियम प्राइस में भी हो सकता है, देन हमारा सप्लाई में भी हो सकता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल इक्विलिब्रियम की बात की गई रीजन में, जबकि ऊपर जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस की बात की गई। तो यहाँ पे रीजन जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, जबकि दोनों ही जो चीज सही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 है गाइज हमारा 71 है गाइज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स से लिया गया है। मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर होल्ड्स ट्रू टू सक्सेसफुली प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइज मोनोपोली का एक फीचर है कि वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है, यानी कि सेम प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग चार्ज करता है प्राइस। ओके, तो गाइज ये जो मोनोपोलिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करता है वो कब पॉसिबल है करना, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती है। अगर वो कंडीशंस प्रेजेंट होगी तभी हम लोग जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे। तो क्या कंडीशन है गाइज, आप यहाँ पे कॉलम में देख सकते हो। एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोली पावर, हमको मोनोपोली पावर होना चाहिए मार्केट में। देन सेपरेट मार्केट होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर, यानी कि एक बायर का दूसरे मार्केट के बायर से कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको प्राइस पता चल जाएगा कि यहाँ पे कम में मिल रहा है, वहां पे ज्यादा मिल रहा है। ओके, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशन जो है गाइस वो प्रेजेंट होगी, तभी हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या क्या ऑप्शन देके रखा था? द फर्म मस्ट बी प्योर मोनोपोली। क्या प्योर मोनोपोली होना जरूरी है? यहाँ पे हम लोग को ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा नहीं कि प्योर मोनोपोली होना जरूरी है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। द फर्म मस्ट पोजेस मार्केट पावर। जी हाँ, मार्केट पावर होना चाहिए, पहला ही पॉइंट था हमारा। एग्जिस्टेंस ऑफ द मोनोपोली पावर, तो पावर तो होना चाहिए। इट मस्ट बी डिफिकल्ट टू द कंज्यूमर्स It must be difficult for consumers in one market to sell to the consumers in the other market। सिंपल सा बता रहा है कि यहाँ पे जो दो कस्टमर के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्या करेंगे, एक मार्केट से उठा के दूसरे मार्केट में जो सेल कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट दिख रहा था नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर, बायर के बीच में कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये दो तो कंडीशन होना चाहिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, यानी कि हमारा बी और सी जो है वो राइट है। तो बी और सी हमको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 2 में। ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन इकोनॉमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है गाइस। अगेन ये वाला भी मोनोपोली से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोलते हैं? सब ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अंडर मोनोपोली टू कॉज अ सोशल वेलफेयर लॉस इज ऑफन रेफर टू एज। गाइस बोलता है कि मोनोपोलिस जो होता है मार्केट में वो एक अकेला सेलर होता है, तो वो सारे जो रिसोर्सेज उसको एफिशिएंटली अलोकेट नहीं कर पाता, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता। उसकी वजह से सोसाइटी को जो लॉस बेयर करना पड़ता है, उस लॉस का नाम क्या होता है? ओके, सब ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि वो एलोकेशन जो वो प्रॉपर नहीं कर पाता, जिसकी वजह से सोसाइटी के वेलफेयर पे इफेक्ट पड़ता है। तो सोसाइटी को जो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, उस कॉस्ट को बेसिकली हम लोग बोलते गए। तो गाइस उसको हम लोग बोलते हैं डेड वेट लॉस। उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं डेड वेट लॉस। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा, डेड वेट लॉस इट इज अकर इन मोनोपोली मार्केट। डेड वेट लॉस कहां पे होता है? सिर्फ मोनोपोली मार्केट में होता है। इट इज अ कॉस्ट टू द सोसाइटी क्रिएटेड बाय मार्केट इनएफिशिएंसी। मार्केट की इनएफिशिएंसी की वजह से सोसाइटी को जो है वो कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। विच अकर व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड आर आउट ऑफ द इक्विलिब्रियम। जब सप्लाई और डिमांड जो है वो क्रॉस हो जाते हैं, यानी कि इक्विलिब्रियम नहीं होते हैं, तब हमको जो है वो सोसाइटी को डेड वेट लॉस झेलना पड़ता है। व्हेन मोनोपोलिस डू इनएफिशिएंट अलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज द सोसाइटी बेयर द लॉस कॉल्ड डेड वेट लॉस। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है गाइस हमारा। अगेन इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया, फॉर्म्स ऑफ मार्केट से अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। इन अ मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। गाइस मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड ट्रू। बेसिकली यहाँ पे कुछ फीचर्स बताए गए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट के, हमको बताना था इसमें कौन कौन से जो है फीचर्स हैं। ओके,
पढ़ते हैं ए, अ फर्म्स आर स्मॉल रिलेटिव टू द टोटल मार्केट। क्या स्मॉल फर्म्स होती है एज कंपेयर टू द टोटल मार्केट? जी हाँ, हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में पढ़ते हैं कि जो फर्म्स होती है वो बहुत सारी होती है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो उस हिसाब से एक सेलर जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्मॉल होता है वहां पे। ओके, नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर। क्या फर्म के पास में कोई मार्केट पावर नहीं होता? ऐसा थोड़ी होता है, फर्म के पास जो है वो मार्केट पावर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। उसके बाद में गाइस पूछा गया देयर इज अ इजी एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। यहाँ पे बताया गया कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हमको इजीली एंट्री मिलती है और इजीली एग्जिट मिलता है, ये भी राइट है। नो फर्म हैज एनी मार्केट पावर, ये पॉइंट गाइस गलत है। ओके, ऐसा नहीं है, मार्केट पावर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके, फ्यू फर्म्स हैव अ मार्केट पावर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ ही फर्म के पास में जो है वो मार्केट पावर होता है, ऐसा नहीं है। देयर इज नो इजी एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे इजी एंट्री नहीं है ये बोल रहा है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे गाइस जो रेलेवेंट पॉइंट हमारे बन रहे थे वो थे ए और सी, यानी कि फर्म जो है वो स्मॉल होती है रिलेटिव टू द टोटल मार्केट के हिसाब से, और यहाँ पे जो है फ्री यहाँ पे जो है इजी एंट्री और एग्जिट है। ओके, इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही, यानी कि ए एंड सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 74 लिया गया गाइस, लीगल एस्पेक्ट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट से लोग ने उठाया है। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जीएसटी से रिलेटेड गाइस हमको फीचर्स पूछे गए कि कौन कौन से ट्रू है। इट इज अ डेस्टिनेशन टैक्स, का जीएसटी को हम लोग डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। इट बेनिफिट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स मोर, ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ, प्रोड्यूसिंग मोर का तो इससे कोई लेना देना नहीं है। इट बेनिफिट्स कंज्यूमिंग स्टेट्स मोर, जी हाँ, जीएसटी जो है हमारा वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, तो ये वाला पॉइंट जो हमारा सही है। इट इज प्रोग्रेसिव टैक्स, का जीएसटी प्रोग्रेसिव टैक्स होता है? सर कैसी बात करो, जीएसटी तो रेग्रेसिव होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो प्रोग्रेसिव होता है। ओके, तो ये भी गलत है हमारा। इट इज एन अम्ब्रेला टैक्स टू इंप्रूव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, क्या जीएसटी को हम लोग अम्ब्रेला टैक्स भी बोलते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम लोग पढ़ते हैं कि जीएसटी को जो है वो अम्ब्रेला टैक्स भी बोला जाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या क्या राइट हो गया, ए हमारा राइट है, देन हमारा सी राइट है, देन हमारा ई राइट है, तो ए सी ई हमारा मिल रहा था ऑप्शन नंबर 4 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही आसान सा सवाल लगा मुझे ये। सीक्वेंस पूछा गया कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, जो कैपिटल बजटिंग प्रोसेस है गाइस उसका हमको प्रोसेस बताना था कि पहले हम लोग क्या करते हैं। तो आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हो कि सबसे पहले गाइस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई दी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पहले हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन कौन से अवेलेबल है, देन हम लोग एस्टिमेट करते हैं कैश फ्लो को, उसके बाद में हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं डिस्काउंट रेट, फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमारा एनपीवी, देन हम लोग प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करते हैं, देन हमारा परफॉर्मेंस एंड रिव्यू होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हमको, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो गाइस यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कैश फ्लो एस्टिमेशन करेंगे हम लोग, देन हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे हमारा डिस्काउंट रेट, उसके बाद में गाइस हम लोग डिटरमाइन करेंगे हमारा एनपीवी, लास्ट में हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट सिलेक्शन डिसीजन। ओके, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा बन रहा था ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ए बी डी देन सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 गाइस मार्केटिंग से लिया गया, अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। पूछता है आफ्टर कंसेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड इंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपिंग अ मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। बोलता है कि गाइस जो हम लोग न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं तो कंसेप्ट टेस्टिंग करने के बाद में कंपनी जो है कौन से स्टेप्स के ऊपर शिफ्ट होती है, यानी कि नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद में। तो गाइस आप यहां देख सकते हो, मैंने एक चार्ट दिया है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले हम लोग आइडिया को जनरेट करते हैं, देन आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग यानी कि कंसेप्ट टेस्टिंग करते हैं, उसके बाद में गाइस हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करते हैं। ओके, तो यहां पे वही पूछा था कि कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो आंसर आना चाहिए था मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ओके, तो यहां पे हमको ऑप्शन दिख रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77 पूछा गया, यूनिट नंबर 4 से बिजनेस फाइनेंस से लिया गया है। फिशर इफेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया गाइस, बहुत ही आसान सा सवाल, हम लोग बिजनेस फाइनेंस में पढ़ते हैं फिशर इफेक्ट के बारे में। ओके, तो आप ये स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा 1 था वही राइट था, यानी कि ए बी सी जो है वो फिशर इफेक्ट के पॉइंट थे। डी जो है हमारा गाइस ये जो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात बताई गई, फिशर इफेक्ट में ऐसा कोई हम लोग बात नहीं करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 लिया गया बिजनेस इकोनॉमिक्स से, बोलता है सपोज अ कस्टमर हु परचेज ओनली 2 गुड्स इज मेकिंग यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग चॉइस एंड देन द प्राइस ऑफ 1 गुड्स डिक्रीजेस। बोलता है कि कस्टमर है वो 2 गुड्स को कंज्यूम करता है। ओके, सपोज एक्स एंड वाई ये 2 गुड्स को कंज्यूम करता है, उसके और वो टोटल यूटिलिटी को जो है मैक्सिमाइज करता है। ओके, उसके बाद में अचानक क्या होता है, एक गुड्स का जो है प्राइस कम हो जाता है, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द कंज्यूमर्स परचेजिंग पावर विल इंक्रीज। क्या कस्टमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी? जी हाँ बिल्कुल, अभी एक प्रोडक्ट का प्राइस कम हो गया तो यहाँ पे हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, ए तो राइट है। द कंज्यूमर्स टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज, कस्टमर की टोटल यूटिलिटी भी इंक्रीज होगी, अब वो ज्यादा खरीदेगा।
द कंज्यूमर्स मनी इनकम विल इंक्रीज। क्या कंज्यूमर की मनी इनकम बढ़ेगी इससे? सर कैसी बात करो, यहाँ पे मनी का क्या लेना देना हुआ? मनी इनकम तो हमारी कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 79 गाइज हमारा लिया गया है बिजनेस इकोनॉमिक्स से लिया गया। कुछ कॉस्ट के टर्म्स दिए गए हमको, संक कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हमको यहाँ पे मैच करना था। गाइज इसका जो ऑप्शन वो राइट है हमारा, जो यहाँ पे मैंने देकर रखा है, ए का 3, बी का I, सी का 4, डी का 2, ये सही ऑप्शन है। यहाँ पे गाइज इन लोगों ने सही ऑप्शन दिया ही नहीं एग्जाम में। ओके, और फाइनल आंसर की में भी लोगों ने इसको चेंज नहीं किया। ओके, तो गाइज संक कॉस्ट देख सकते हो आप क्या है। संक कॉस्ट मैंने यहाँ पे कुछ बताया, it is a cost which is already spent and cannot recovered, hence it cannot affect the business decision, it is irrecoverable cost। sunk cost ऐसे कॉस्ट होते हैं जो कंपनी जो है कॉस्ट बेयर कर, जो कंपनी जो है कॉस्ट स्पेंड करती है, और वो कॉस्ट जो है वो फ्यूचर में हमको कोई बेनिफिट देने वाले नहीं है, और इससे कोई बिजनेस में हमारे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं संक कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट तो पता ही है, एक एडिशनल कॉस्ट होता है स्पेंड टू प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम टोटल आउटपुट में से कुछ और एडिशनल आउटपुट को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस एडिशनल आउटपुट पे जो हमारा खर्चा होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट हमारा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, द कॉस्ट दैट इनकर्ड ऑन कैपिटल एसेट्स, इट इंक्रीजेस द टोटल कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है गाइज, इट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज। जो हमारे सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, उसके ऊपर जो कॉस्ट हमको गाइज लगता है, उसके ऊपर जो कॉस्ट लगता है गाइज हमको, उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओके, तो ये सारे ऑप्शन जो है गाइज उसका यहाँ पे हमारा सही आंसर दिया ही नहीं था, क्योंकि संक कॉस्ट हमारा मैच करने वाला था कॉस्ट दैट आर अनअफेक्टेड बाय द फर्म्स डिसीजन। तो ए का तो 3 से मैच करेगा, और अगर आप ऑप्शन देखोगे तो ए का 3 यहाँ पे कहीं पे भी दिया हुआ ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर है इसका ए का 3, बी का I, सी का 4 एंड डी का 2। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 80 गाइस स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको सिंपली जो है ये वाला फॉर्मूला लगाना था। आप देख सकते हो आपका आंसर निकल के आता था ऑप्शन नंबर 1, आपका आंसर निकल के आता था ऑप्शन नंबर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 81 है गाइज, यूनिट नंबर 4 बिजनेस फाइनेंस से लिया गया है। वॉल्टर मॉडल का क्वेश्चन पूछा गया गाइज। यहाँ पे हमको बताया गया ईपीएस जो अर्निंग पर शेयर हमारा 4 है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% है, रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न दिया गया हमको 15% और पे आउट रेशियो था 40%। तो हमको इसको कैलकुलेट करना था, वॉल्टर का मॉडल का फॉर्मूला लगाना था गाइज। हमारा आंसर आता था 29.87। तो गाइज इसका हमारा सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 29.87। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 82 लिया गया, स्टैटिस्टिक्स से लिया गया। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी प्रॉब्लम विद कंज्यूमर्स इंटरव्यू। जब कंज्यूमर का हम लोग इंटरव्यू लेते हैं गाइस, तो हम लोग को कौन कौन सी जो है प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शन दिए गए। अ नॉन रैंडम सैंपल, क्या नॉन रैंडम सैंपल ये कोई हमारा प्रॉब्लम होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। नॉन रैंडम सैंपल यानी कि हम लोग कस्टमर को रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहे, हम लोग अपने चॉइस से कस्टमर को सिलेक्ट कर रहे, तो यहाँ पे बायसनेस हो सकती है। ओके, तो पहला तो हमारा प्रॉब्लम है द आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम। क्या आइडेंटिफिकेशन ये प्रॉब्लम है? सर कैसी बात कर रहे हो? आइडेंटिफिकेशन तो हमारा रिसर्च का पार्ट होता है। जब भी हम लोग कोई रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो हम लोग आइडेंटिफाई जरूर करते हैं। तो आइडेंटिफाई करना ये कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं हुआ, ये तो हमारा रिसर्च का एक पार्ट होता है, एक स्टेप होता है। ओके, रिस्पॉन्स बायस, जो कस्टमर का हम लोग इंटरव्यू लेंगे, अलग अलग कस्टमर से अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे, तो यहाँ पे कस्टमर बायसनेस होगा, रिस्पॉन्स बायसनेस होगा। ओके, तो ये भी प्रॉब्लम हमारा, यानी कि ए और सी जो है वो हमारा प्रॉब्लम है। ओके, तो यहाँ पे सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए एंड सी। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन पूछा गया यूनिट नंबर 5 यानी कि स्टैटिस्टिक्स से पूछा गया, विच टाइप ऑफ स्टडीज वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टू यूज इन ऑर्डर टू मेजर चेंज ओपिनियंस ऑफ कंज्यूमर्स रिपीटेडली। बोलता है कि कस्टमर का जो ओपिनियन चेंज होते रहता है बार बार, तो उसको स्टडी करने के लिए कौन से जो गाइज हम लोग स्टडी को यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसका सही से आंसर था गाइज हमारा ऑप्शन नंबर 3, लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। ये हमारे हमने नोट्स में भी कवर करके रखा हुआ है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज ऐसी होती है जिसमें कस्टमर के जो ओपिनियन बार बार चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको स्टडी करने के लिए जो हम लोग मेथड को यूज करते हैं, स्टडी को पढ़ते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 84 है गाइज हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया। ओके, करंट अफेयर से लिया गया, कोरोना वायरस के ऊपर पूछा गया कि गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है इंटरवेंशन किए हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रूली डिस्क्राइब गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द MSME स्पेस इन द व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। बोलता है कि गाइस कोविड-19 की वजह से जो है बहुत सारी स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्रीज थी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज थी, लोग जो है गाइस बहुत ज्यादा उन लोग की हालत खराब हो गई थी, तो उनको बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से जो है वो इंटरवेंशन किए थे। ओके, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर A-B-C जो है गाइस वो हमारा गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव लिया था, इंटरवेंशन किया था इन लोगों के सपोर्ट के लिए। जो हमारा D और E जो बताया गया वो गाइस मोरेटेरियम्स, देन
क्रिएटेड वॉर चेस्ट, ये कोई जो है गाइस गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया था। तो डी और ई तो एलिमिनेट हो जाएगा, हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए बी सी यानी कि ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 85 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिजनेस इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन लिया गया। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन शट डाउन पॉइंट ऑफ मल्टी कमोडिटी फर्म इन दी शॉर्ट रन। गाइज यहां पे बताया गया जो मल्टी कमोडिटी की फर्म्स होती है, ओके, उससे रिलेटेड हमको यहां पे पॉइंट्स बताने थे कि मार्जिनल रेवेन्यू है, देन वेरिएबल कॉस्ट है, या एवरेज रेवेन्यू है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। ओके, तो गाइज यहां पे आप देख सकते हो शटडाउन का मैंने एक कॉलम बताया आपको। For a one product firm, the shutdown point occur whenever the marginal revenue drop below the marginal variable cost. अगर हम लोग वन प्रोडक्ट फर्म की बात करें, जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है हमारे वेरिएबल कॉस्ट से, तो गाइज उसको हम लोग बोलते हैं वन प्रोडक्ट फर्म शटडाउन बोलते हैं, वहां पे डिटरमाइन होता है। लेकिन हमको पूछा गया मल्टी प्रोडक्ट फर्म, तो मल्टी प्रोडक्ट फर्म के लिए क्या है गाइज, शटडाउन ऑकर व्हेन द एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू ड्रॉप बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यानी कि अगर मल्टी प्रोडक्ट की फर्म है तो यहाँ पे एवरेज की बात होती है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहां पे गाइज हम लोग को वही पॉइंट पूछा है कि शट डाउन पॉइंट ऑफ मल्टी कमोडिटी फर्म इन द शॉर्ट रन। तो मल्टी कमोडिटी के केस में गाइज हम लोग को सी और डी देखने को मिलता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसीव, यानी कि सी एंड डी ऑप्शन नंबर 2 यहां पे गाइज हमारा सही था। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से लिया गया, आसान सा क्वेश्चन था, हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना था वैल्यू ऑफ राइट शेयर्स। वैल्यू ऑफ राइट शेयर जो गाइस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कंपनी जो है वो शेयर्स अलॉट करती है, उसको हम लोग राइट शेयर्स बोलते हैं। तो राइट शेयर्स की हम लोग को वैल्यू कैलकुलेट करना था यहाँ पे। तो आप देख सकते हो उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसका जो आंसर निकल के आने वाला था वो है वैल्यू इसकी जो है राइट शेयर्स की वो है 5 रुपीज। ओके, तो गाइस यहाँ पे इसका आंसर दिया गया हमको ऑप्शन नंबर 1 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87 है गाइस, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से लिया गया है। यहाँ पे हमको मशीनरी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। बेसिकली यहाँ पे बताया कंपनी परचेज द मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2015 फॉर अ सम ऑफ 60,000। 60,000 की कॉस्ट है मशीनरी की। द रिटेल प्राइस इंडेक्स ऑन दैट डेट वाज 150। तो पहले की डेट बताएगी, उस टाइम पे जो है गाइस 150 उसका रिटेल प्राइस था। What is the value of the machinery according to the CPP method on 31st December 2015 when the price index was 200? तो आज की डेट में जो है प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो हमारा 200 चल रहा है। तो हमको यहाँ पे आज की जो है गाइस आज की डेट में हम लोग को मशीनरी की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो इसका फॉर्मूला कैसा लगाएंगे हम लोग, जो मशीनरी की वैल्यू उसको लिखेंगे हम लोग, और जो गाइस 200 जो आज की प्रेजेंट प्राइस इंडेक्स चल रहा है उसको लेंगे हम लोग, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग बेस ईयर की प्राइस इंडेक्स है, यानी कि 150 से तो हमारा यहाँ पे आंसर निकल जाएगा 80,000। ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 88 दिया गया हमारा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग से लिया गया है। अगेन व्हेन द करंट रेशियो इज 2:1 एंड इफ इक्वल इंक्रीजेस इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी वुड रिजल्ट इन। बोलता है गाइस करंट रेशियो हमारा 2:1 है। अगर हम लोग इसमें इक्वली जो है करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटी में इक्वली इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो है क्या रिजल्ट निकल कर आएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका सही आंसर होने वाला है डिक्रीज इन करंट रेशियो। अगर हम लोग करंट रेशियो में इक्वली करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में इंक्रीज कर देंगे तो यहाँ पे गाइस हमारा जो करंट रेशियो है वो नेक्स्ट टाइम जो है वो डिक्रीज करके हमको देखने को मिलता है। ओके, 89 क्वेश्चन दिया गया हमारा, इंटरनेशनल बिजनेस से लिया गया है। बहुत ही आसान सा सवाल था। पूछा गया सीएसआर के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के डिफेंडर से रिलेटेड पूछा गया। द डिफेंडर ऑफ द सस्टेनेबिलिटी अप्रोच टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉइंट आउट दैट। यहाँ पे डिफेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के डिफेंडर से स्टेटमेंट बताना था हमको। तो गाइस ऑप्शन नंबर इसका हमारा ए ही सही है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी एग्जिस्ट विद इन द बायोस्फीयर दैट सपोर्ट्स ऑल लाइफ। ये जो है डिफेंडर का जो है गाइस वो स्टेटमेंट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी से लेके। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 90 अगेन हमारा करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया था, लेकिन गाइस एनटीए ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। ओके, फाइनल आंसर की में इसके आंसर्स हमको बताए नहीं गए, तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, दिस क्वेश्चन इज कैंसल्ड बाय एनटीए। नेक्स्ट है गाइज हमारा 91 से जो 95 था गाइज वो हमारा म्यूचुअल फंड के पैसेज के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। और ये जो पैसेज है गाइज हमारा बैंकिंग के यूनिट से लिया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है गाइज हम लोग को बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के यूनिट में देखने को मिलता है। ओके, तो गाइज ये जो पैसेज है इसको मैंने पढ़ा, मुझे हंसी आने लगी देख के कि बच्चों वाला पैसेज दिया गया गाइज। हर एक क्वेश्चन के इसमें आंसर आपको ऊपर ही ऊपर देखने को मिल रहे थे। ओके, जैसे आप देख सकते हो यहां पे भी बताया गया क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ म्यूचुअल फंड ट्रस्ट। अगर गाइज अगर आप पैसेज नहीं भी पढ़ते, अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता थी, आपको नॉलेज थी, तो आप इसके आंसर ऐसे ही कर सकते थे पूरे 5 क्वेश्चन के। ये मैं 100% लिख के देता हूं।
बहुत ही आसान से सवाल पूछे गए, पैसेज पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो यहाँ पे बताया गया स्पॉन्सर, कस्टोडियन, डिपॉजिटरी, ट्रस्टीज। तो इसमें से बताना है कौन कौन से जो म्यूचुअल फंड के पार्ट होते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे आप पैसेज में भी देख सकते हो, हमको यहाँ पे दिया है हमारी लाइन नंबर 6 लाइन में दिया गया स्पॉन्सर, ट्रस्टी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो गाइज यहाँ पे 4 बता दिया, लेकिन ये जो डिपॉजिटरी है वो कोई हमारा एसेट, वो कोई हमारा जो है म्यूचुअल फंड से रिलेटेड नहीं है। तो ये हमारा आंसर होने वाला था यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। तो उसी तरह गाइज आप सारे क्वेश्चन देख सकते हो, इजीली आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, म्यूचुअल फंड इज। अब गाइज अगर मैं पैसेज नहीं भी पढ़ता तो मैं इसका आंसर बता सकता हूं, म्यूचुअल फंड इज डैश। म्यूचुअल फंड क्या है बेसिकली पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंटरमीडियरी, वेंचर कैपिटलिस्ट, एनबीएफसी, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम सबको पता है जो म्यूचुअल फंड होता है वो इंटरमीडियरी का काम करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर 2, ओके, ट्रस्टी। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, आपको सिंपली जो है इजीली जो है गाइस वो सारे आंसर्स मिल जाएंगे पैसेज में से, ये मैं 100% बोल सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 96 से 100 जो थे गाइस हमारा वो पैसेज बेस्ड था, हमारा मैनेजमेंट एंड एचआरएम से यूनिट से लिया गया था पैसेज। ये हमारा किसके ऊपर पूछा गया, पैसेज बेस्ड ऑन दी ताज पैलेस होटल। ताज पैलेस होटल जो हमारा जो सीएसटी में ताज होटल है गाइस, उसमें जो टेरर अटैक हुआ था उससे रिलेटेड जो यहाँ पे हमको पैसेज बताया गया। ओके, और क्वेश्चन जो थे गाइस उसके ऊपर इंस्पायर थे, रीड द केस एंड आंसर द मेंशन क्वेश्चन। यहाँ पे हमको एक केस रीड करना था, ये वाला पैसेज हमको नीचे आंसर देने थे। ओके, और ये क्वेश्चन भी बहुत आसान से दिए हुए थे। ओके, तो पहले क्वेश्चन का गाइस आप आंसर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 है कलेक्टिव बार्गेनिंग। कलेक्टिव बार्गेनिंग। देन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर है गाइस हमारा ऑप्शन नंबर 4 बी सी डी। और लास्ट और जो सेकंड लास्ट है गाइस उसमें है हमारा 99, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। देन लास्ट जो 100 क्वेश्चन था गाइस हमारा उसका आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ओके, यानी कि ए बी सी डी। ओके, यहां पे गाइस मैंने कुछ एनालिसिस किया कॉमर्स पेपर 2 की कि कौन कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। गाइस इंटरनेशनल बिजनेस में से सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए अब की बार। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में से 12 क्वेश्चन पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट रहा हमारा ये वाला, और उसमें से एक क्वेश्चन सिर्फ ऑडिटिंग का था, बाकी 11 क्वेश्चन अकाउंट से लिए गए थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स भी हमारा फेवरेट यूनिट रहा एग्जामिनर का, इसमें से 12 क्वेश्चन पूछे गए, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट रहा हमारा। बिजनेस फाइनेंस में से 8 क्वेश्चन पूछे गए, स्टैटिस्टिक्स में से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए, मैनेजमेंट एंड एचआरएम में से 13 क्वेश्चन पूछे गए गाइस। मैनेजमेंट में से तो 13 क्वेश्चन पूछ लिए लोगों ने। उसके बाद में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से गाइस 11 क्वेश्चन पूछे गए, मार्केटिंग से 13 क्वेश्चन पूछे गए, मार्केटिंग से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, 13 क्वेश्चन पूछे गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन। देन लीगल एस्पेक्ट से 7 क्वेश्चन, इनकम टैक्स से 6 क्वेश्चन, टोटल 97 क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स से। 3 क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर्स से देखने को मिले, 97 जो है वो हमारे कॉमर्स से लिए गए थे। ओके, तो टोटल हो गए 100 क्वेश्चन। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट रहा, देन हमारा मैनेजमेंट, एचआरएम, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केटिंग। तो गाइस जरूरी नहीं है, लोग बोलते हैं कि हर यूनिट में से हम लोग 10-10 क्वेश्चन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देख सकते हो क्लियरली किसी यूनिट में से लोग ने सिर्फ 6 क्वेश्चन उठाए, किसी में से 7 उठाए, किसी में से 13-13 क्वेश्चन डाल दिए लोग ने। ओके, तो ये लोग जो है वेटेज को फॉलो नहीं करते। ओके, तो आपको सभी यूनिट को जो है गाइस अच्छे से पढ़ के जाना है, और जो यहाँ पे मैंने यूनिट बता दिया जिसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। पॉसिबिलिटी के आगे भी जो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, तो जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।